बस बेटा बातें नहीं है, शुरू करेंगे। आज बाकी सब कहाँ गायब रह गए बेटा? सोलियाल ने तो मैसेज करके कंफर्म भी करा था, वो पहली वाली क्लास में भी नहीं आया हुआ आज। डालो बेटा, हेडिंग डाल दो वहां पे आप लोग, ऑल्टरनेटिंग करंट। आजा बेटा, आजा आजा बेटा। तू अपनी कीज लेकर के आ गई है घर की? तो मम्मी का कॉल आया था अभी, दे दिया? चलो चलो, बैठो बैठो, शाबाश। जल्दी से सेटल हो जाओ बेटा। बेटा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सो ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक, अब बातें नहीं, आदित्य पढ़ाई में ध्यान लगाना है बेटा। सो देखो, सबसे पहली चीज इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को समझना है, सीखना है दैट व्हाट इज ट्रांसिएंट करंट। ठीक, कि ट्रांसिएंट करंट क्या चीज है। चैप्टर नंबर 3 में हमने ये सीखा था कि करंट की हमने दो कैटेगरीज बनाई हुई है। ठीक है, एक हमने बनाई थी ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड और एक हमने बनाई थी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ठीक, देखो रिव्यू कर लेते हैं इसको एक बार थोड़ा सा। अगर हम लोग बात करते हैं करंट को लेकर के, तो करंट को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा। एक ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड बेसिकली बोले तो यहां पर क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड चलेगा बेटा वो। और दूसरी जो चीज है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ठीक, अगर आप लोगों को याद हो, एम्पलीट्यूड के बेसिस पे दो कैटेगरी थी। एक हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट बोले तो एसी। ठीक, और दूसरा हम लोग कहते हैं बेटू स्टेडी करंट। स्टेडी करंट एंड दैट इज योर डीसी, डायरेक्ट करंट। ठीक है, और अगर बात आती है डायरेक्शंस के बेसिस पर, तो डायरेक्शंस के बेसिस में है दो कैटेगरीज। अगर आपको लिखना ही है तो क्लास से बाहर चले जाओ। ठीक है, डायरेक्शन के बेसिस में दो कैटेगरी रहेंगी। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला वी हैव कन्वेंशनल करंट एंड सेकेंड कैटेगरी इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब ये कन्वेंशनल इज बेसिकली डिस्चार्जिंग, ये कौन सा करंट होता था, डिस्चार्जिंग करंट होता था। और इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें बेटू, तो ये कौन सा करंट रहेगा हमारा, चार्जिंग करंट। तो फिलहाल अगर हम याद करें तो करंट को थर्ड चैप्टर में हमने कुछ ऐसे क्लासिफाई किया हुआ है, डन है। अब यहां हमारे पास एक नई चीज आती है, दैट व्हाट अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसिएंट करंट, कि ट्रांसिएंट करंट क्या है। अब हमारे पास बेटा टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो तीन सर्किट एलिमेंट्स हैं। एक है हमारे पास हमारा रेजिस्टर, दूसरा है हमारे पास हमारा इंडक्टर दैट इज एन एयर कोर्ड कॉइल, और तीसरा कौन है बेटू हमारे पास, हमारा कैपेसिटर। अब आप लोग पहले आराम से ध्यान से सोच समझ के जवाब देना है। जब कभी भी आप लोगों ने रेजिस्टर से करंट को फ्लो कराया, ठीक है, आपने कहां करंट फ्लो कराया, रेजिस्टर में, तो क्या आपने वहां पर ऐसा कुछ कहा कि जब हम रेजिस्टर में करंट फ्लो करा रहे हैं तो हमारा रेजिस्टर जो है एनर्जी को स्टोर कर रहा है, या फिर आपने ये कहा
कि भाई अगर हमने रेजिस्टेंस से करंट को फ्लो कराया तो वहां एनर्जी का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या कहा, एनर्जी का स्टोर या एनर्जी का लॉस? एनर्जी का लॉस। इसका मतलब अगर हम लोगों ने रेजिस्टर के थ्रू ऑल्टरनेटिंग करंट, ध्यान रखना अब यहां किसकी बात है, ऑल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कराया, तो ये यहां पर एनर्जी को स्टोर कराने की बात नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को क्या कराएगा, लॉस। किसकी फॉर्म में, हमने पढ़ा भी है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दैट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आया याद? अब अगर रेजिस्टर के थ्रू जब हमने करंट को फ्लो कराया और वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को लॉस करा रहा है, स्टोर नहीं करा रहा, तो अब उसे ग्रो करने में और डीके करने में टाइम नहीं लगने वाला, एकदम से ग्रो करेगा, एकदम से डीके करेगा। बट अगर हम बात करते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर की, अगर आपने यहां फ्लो कराया तो इन केस ऑफ इंडक्टर हमने सॉल्व आउट भी करा है हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, और हमने कैपेसिटर में भी देखा है बेटा एनर्जी को, अगर याद हो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में एक है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, और या फिर आप कर सकते हो हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो भाई इंडक्टर और कैपेसिटर, इसमें हमने ये नहीं कहा कि ये एनर्जी को लॉस कराता है, इसमें हमने हमेशा क्या कहा कि ये एनर्जी को क्या करता है, स्टोर कराता है। तो क्योंकि एनर्जी को स्टोर करा रहा है, इस वजह से इन केसेस में करंट को ग्रो करने में और करंट को डीके करने में थोड़ा सा समय लगेगा। और जब कभी हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट ग्रो करने में और डीके करने में टाइम लगाने लगे, तब उस करंट को हम क्या नाम देते हैं वहां पर, ट्रांसिएंट करंट। बात समझ आई? तो अगर ट्रांसिएंट करंट की बात करी जाएगी तो हम क्या कहेंगे, सिंपली व्हेन ऑल्टरनेटिंग करंट टेक्स सम फाइनाइट टाइम to grow and to decay, then it is known as the transient करंट। तब जाके बेटा हम इसे क्या नाम देंगे वहां पर, ये कौन सा करंट है हमारा, ट्रांसिएंट करंट है। सिंपल कंसेप्ट, सीधा सीधा याद रखना है। अगर तुमने ऑल्टरनेटिंग करंट को कहां फ्लो कराया, रेजिस्टर में, तो जब रेजिस्टर में फ्लो करा रहे हो तो वो एनर्जी को स्टोर नहीं कराता, सिर्फ और सिर्फ क्या कराता है, लॉस। किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, दैट इज आई स्क्वायर आर टी। तो वहां उसे ग्रो करने में और डीके करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बट अगर उसी ऑल्टरनेटिंग करंट को हमने कहां फ्लो कराया, इंडक्टर में या फिर कैपेसिटर में, अगर इंडक्टर में फ्लो कराया तो जब इंडक्टर में फ्लो करा तो उसने वहां मैग्नेटिक एनर्जी बनाई, कितनी, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। जब कैपेसिटर में फ्लो कराया तो वहां उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बनाई, कितनी, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर और या फिर क्यू स्क्वायर बाय टू सी। तो मतलब ये हुआ कि इंडक्टर में और कैपेसिटर में उसे टाइम लगेगा। और क्यों लगेगा, क्योंकि वहां उसे एनर्जी को क्या कराना है, स्टोर कराना है। सो इन दीज टू केसेस ऑल्टरनेटिंग करंट will surely take some finite time to grow and to decay। तब हम उस ऑल्टरनेटिंग करंट को ही क्या नाम दे देंगे, ट्रांसिएंट करंट। आई बात समझ? तो ध्यान रखना है, पूछा तो नहीं जाएगा बट स्टिल रीजन असर्शन में कहीं पर क्वेश्चन में कंसेप्ट अप्लाई करने में काम आ जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर? चले अगले पॉइंट पर। अब दूसरा पॉइंट भी कोई टॉपिक नहीं, छोटा सा कंसेप्ट है, अगेन क्वेश्चंस में काम आएगा बेटू। अब ये कंसेप्ट क्या चीज है आपके पास, देखो, अगर हमने बात करी कौन सी वोल्टेज की, डीसी वोल्टेज। अभी तक जब क्लास 10th में हमने वो करंट वगैरह के बारे में पढ़ा और छोटे छोटे ग्राफ बनाए, तो जब वहां पे डीसी वोल्टेज, डीसी करंट की बात आई तो बेटा कैसे बनाया आपने, यहां हो गया एम्पलीट्यूड और यहां हो गया टाइम, और आपने इस तरीके से एक लाइन बना दी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस।
हाँ या ना? इसका मतलब टाइम में कितना भी चेंज आ जाए, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो क्या ये कहना सही है कि जीरो समय, टाइम जीरो, और करंट या फिर वोल्टेज, डीसी वोल्टेज मैक्सिमम? भाई सीधी सी बात है, जब आपने सर्किट अभी ऑन ही नहीं कर रखा तो क्या वहां कोई करंट या पोटेंशियल डिफरेंस काम करेगा? वो कब काम करना शुरू करेगा? स्विच ऑन करने के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद। कैसे? मतलब अगर मैं प्रॉपरली बात करूं तो हमारे पास हुआ क्या होगा, एम्पलीट्यूड एंड टाइम। जैसे ही हमने बैटरी को सर्किट में लगा दिया, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे एम्पलीट्यूड भी बढ़ा होगा, हाँ या ना? इसका मतलब प्रोपोर्शनेट रहेगा। और जैसे ही वो अपनी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपनी कैसी वैल्यू पर पहुंच जाता है, मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया, उसके बाद टाइम में कितना भी चेंज आ जाए, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग डीसी वोल्टेज का, डीसी करंट का ग्राफ देखें तो वो एकदम से ऐसे नहीं हुआ होगा, पहले बढ़ा होगा, मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा, और उसके बाद क्या हुआ होगा, कांस्टेंट। तो अब हमारे पास यहां दो पॉइंट आ जाते हैं। पहली चीज, अगर मैं इस हिस्से में देखूं, ठीक है, ध्यान से देखना, इस हिस्से के अंदर हमने क्या देखा कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एम्पलीट्यूड चेंजेस, कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो भी बदल रहा है, हाँ या ना? और हमें याद होना चाहिए कि जब एम्पलीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता था तो वो कौन सी वोल्टेज, कौन सा करंट, एसी। इसका मतलब फिलहाल अगर देखा जाए तो हम बात तो कर रहे हैं डीसी वोल्टेज की, पर वो काम किसका कर रही है, एसी वोल्टेज का। तो फॉर द स्टार्टिंग फेज, ठीक है, शुरुआती समय के अंदर, तो ये शुरुआती समय का मतलब क्या हुआ, एट एन इंस्टेंट। सो एट एन इंस्टेंट हमने देखा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डीसी विल बिहेव्स एज एन एसी। जो डीसी है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसी की तरह। इसका मतलब जब कभी क्वेश्चन में एसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, कोई सर्किट आया, ठीक है, जिसमें कि डीसी वोल्टेज लगी है, सेल लगा है, बैटरी लगी है, जिसमें डीसी वोल्टेज है, और उसने बात करी है कहां, एट एन इंस्टेंट, तो भले ही वहां डीसी लगा हो, बट हम आंसर्स करते समय कंसेप्ट चलाएंगे किसका, क्योंकि फॉर द शॉर्ट स्पेम ऑफ टाइम, एक छोटे से समय के लिए वहां एम्पलीट्यूड में बदलाव आए हुए, और उस समय वो डीसी किसकी तरह काम कर रहा होगा, एसी की तरह। आई बात समझ? क्लियर है ये पॉइंट सबको? और अगर अब आप बात करें यहां से कुछ समय बाद की, अगर हम बात कर रहे हैं बेटा यहां से आफ्टर सम टाइम, तो भाई अब तो वो स्टेडी स्टेट में आ गया। सो आफ्टर सम टाइम वहां पर क्या हो चुका है, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ, प्योर डीसी। तो अब हमारा जो डीसी है, ठीक है, वो प्योर डीसी बन गया। अब आंसर्स करते समय हम वहां फ्रीक्वेंसी को कितना लेके चलेंगे, जीरो। अच्छा, और यहां अभी वो बिहेव कर रहा है एसी की तरह, तो इस समय हम फ्रीक्वेंसी को जीरो नहीं रखेंगे। तो ये पॉइंट है जो हमें क्वेश्चंस में काम करने में मदद करेगा वहां पर, कि अगर सर्किट है और सर्किट में जैसे कि मान लो हम बात करते हैं इस रिमोट की, इस रिमोट के अंदर अगर देखा जाए तो किस तरह की वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज है, ठीक है। अब मान लो मैंने अभी यहां से ये सेल निकाल रखा है, यहां से मैंने सेल निकाल दिया, तो अभी फिलहाल तो ये काम नहीं कर सकता ना, बट द इंस्टेंट वी प्लग इट इन,
हम उस समय की बात कर रहे हैं जब हमने जस्ट उसको प्लग इन करा, एट दैट इंस्टेंट। उस इंस्टेंट पर एकदम से तो मैक्सिमम नहीं हुआ, फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगा होगा, बहुत थोड़ा सा समय लगा होगा, तो उस समय के लिए ये डीसी ठीक किसका काम कर रहा है, बट आफ्टर सम टाइम, जितने दौरान हम बात कर चुके हैं, अब तो समय काफी आगे आ गया, तो अब तक वो अपनी कौन सी स्टेट में आ चुका होगा, डीसी में, अपनी स्टेडी स्टेट में आ चुका है। तो अब हम जो भी आंसर करेंगे वो किसको ध्यान में रख के करेंगे, और बिल्कुल उस इंस्टेंट पे करते, जब हमने उसे प्लग इन करा तब हम क्या लेके करते, एसी। तो इस तरीके से क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि लगाया डीसी है, पर आपसे कह रहा है एट एन इंस्टेंट, और आपसे कह रहा है आफ्टर सम टाइम। तो एट एन इंस्टेंट ठीक है, आप क्या लेके चलोगे, एसी, एंड आफ्टर सम टाइम आप क्या लेके चलोगे, डीसी। बात समझ आई? करें शुरू चैप्टर अब, श्योर? सो अब चैप्टर के अंदर हमारा सबसे पहला कंसेप्ट, सबसे पहला टॉपिक जो आता है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट, ध्यान से सुनिएगा, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी। ठीक, और इसको बेटा ध्यान से समझिएगा, ठीक, कि इसका मतलब क्या है। और इसे करने से पहले दो इंटीग्रल्स हैं, उन दो इंटीग्रल्स को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब इंटीग्रल्स में क्या क्या याद रखो बाबू, सबसे पहला, अगर हमें मिला साइन 2 ओमेगा टी डी टी एंड 0 टू टी, आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। इसे सॉल्व करके तिवारी जी, यही तो दिक्कत होती है रटने की, ये t/2 नहीं आता, ये 0 आता है, ठीक है। और अगर हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी एंड फ्रॉम 0 टू टी, तो ये हमेशा कितना, t/2। तो दो इंटीग्रल्स याद रखने हैं, ठीक है। सोलियाल जी आप 6 बजे वाली क्लास में कहां थे आज? फिजिक्स वाले टॉपिक्स आते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर कैसे चलेगी बात भाई, ये तो गंदी बात है ना। 6 to 7 में तो अगली क्लास, पर जो आज छूट गया वो तो आदित्य समझा देगा, बर्बाद कर देगा ये तुम्हें, ठीक है। और कौन समझाएगा, ये भी आदित्य है, आदित्य सॉरी, इसे सबका पता है, अपना इसे होश नहीं है, बाकी सबका पता है। ये कौन है, पता करो, ऐसे कैसे बात बनेगी। हाँ भाई लक्की, समझ आ रहा है अच्छे से भाई, पक्का। चलो वापस आते हैं, तो दो इंटीग्रल्स याद रखेंगे, एक साइन 2 ओमेगा टी, 0 टू टी में कितना रहेगा, 0, और दूसरा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, 0 टू टी में कितना रहेगा, t/2। अब देखेंगे कहां इस्तेमाल होगा और कैसे होगा। तो पहले अपने कंसेप्ट पर आते हैं। हमने केस 1 लिया जिसमें कि एक रेजिस्टर, और इस रेजिस्टर के अक्रॉस मैंने कनेक्ट कर दी है एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स, मतलब E इज इक्वल टू ई नॉट साइन, दैट इज एसी वोल्टेज, जो कि हमने हमारे ईएमआई चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक था एसी जनरेटर, उसमें हमने डिराइव करी कि भाई ये वोल्टेज जो बनी है कौन सी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे ईएमएफ भी बदलता रहेगा, और वो वोल्टेज जो समय के साथ साथ बदलती रहे वो कैसी वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस बोले तो एसी। आपने अपने इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ठीक एसी वोल्टेज लगा दी है। अब जैसे ही आपने वोल्टेज लगा दी बेटा, तो इसका मतलब आपके इस सर्किट से करंट जो है वो फ्लो करना शुरू करेगा। अगर सर्किट में करंट फ्लो करता है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कुछ चार्ज फ्लो कर गया, क्योंकि करंट को कैसे डिफाइन करा था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो कर रहा है। अब हमने क्या करना है, जब ये सब कुछ चीजें हो गई तो हमने तीन चीजों की रीडिंग देख लेनी है।
अब वो तीन चीजें क्या होंगी? वो तीन चीजें हैं कि भाई कितने रेजिस्टेंस के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करा और कितने समय के अंदर। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपने क्या करना है वहां पर, कितने रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस पे लगाना कौन है? एसी सोर्स। एसी सोर्स लगाने के बाद तीन चीजों की रीडिंग देख लेनी है। कौन कौन सी? कितने रेजिस्टेंस के थ्रू, कितना चार्ज और कितने टाइम में। डन है। जैसे ही आपकी ये चीज हो जाती है, आप तुरंत अब वहां क्या करेंगे, एसी वोल्टेज हटाओ और एसी वोल्टेज हटा के क्या लगा दो वहां पे, डीसी वोल्टेज लगा दो। सोर्स ऑफ डीसी वोल्टेज। अब जब आपने डीसी वोल्टेज लगा दी तो ये यहां पर कौन सा करंट फ्लो कराएगी? डायरेक्ट करंट फ्लो कराएगी। कौन सा कराएगी? डायरेक्ट करंट। अब हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जो हमने यहां डीसी सोर्स लगाया, ये डीसी सोर्स के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा, इस करंट को सेम रेजिस्टेंस के थ्रू सेम चार्ज फ्लो कराना है और सेम टाइम में कराना है। आराम से, बहुत ध्यान से। जब हम लोगों ने सेम रेजिस्टेंस के थ्रू एसी हटा के क्या लगाया? डीसी। तो हमें क्या चीज ध्यान रखनी है? हमें ध्यान रखना है कि जो हमने डीसी वोल्टेज लगाई, अब उस डीसी वोल्टेज के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा, उस करंट को क्या करना है? सेम रेजिस्टेंस के थ्रू सेम चार्ज को फ्लो कराना है और वो भी सेम टाइम के अंदर। बात समझ आई? तो मैंने क्या कहा, इस डायरेक्ट करंट को करना है जो कुछ करना है। ठीक है, करना क्या है? सेम रेजिस्टेंस में सेम चार्ज सेम टाइम में। हाँ या ना? क्लियर हुआ? सो दैट अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट, तो वो अमाउंट का डायरेक्ट करंट जो सेम चार्ज फ्लो कराएगा सेम रेजिस्टेंस में और सेम टाइम में, दैट अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट इज नोन एज व्हाट? द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी। उस अमाउंट के डायरेक्ट करंट को हम क्या बोलेंगे कि भाई तू कौन है? टू एवरेज और मीन वैल्यू है किसकी? एसी। आई बात समझ? सो जब हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, सो क्या बनी? अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट which will send the same amount of charge through the same resistor or the circuit in the same time as it is sended by an AC, जो कि किसने सेंड कराया था? एसी ने। समझ आया या नहीं आया पहले ये बताओ? पक्का? श्योर? तिवारी एक बार कंसेप्ट रिपीट कर दे जल्दी से, शुरू से पहले क्या करना है वहां से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हैप्टा मारूंगा, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेजिस्टेंस तो है हमारे पास, क्या फाइंड करना है? चार्ज। देखो, क्लास में अगर अटेंटिव नहीं रहोगे, ठीक है, तो ऐसे गलतियां होंगी। फाइंड सिर्फ एक चीज करनी पड़ेगी, चार्ज। एसी वोल्टेज लगाई और हमने क्या नोटिस करा? कितना चार्ज फ्लो करा, कितने रेजिस्टेंस के थ्रू और कितने टाइम में। तो कैलकुलेशन किसकी होगी? चार्ज की। ठीक है, एसी के लिए हो गया। अब एसी हटाया और क्या लगाया? डीसी। ठीक है, अब डीसी वोल्टेज से जो वो डायरेक्ट करंट फ्लो करेगा, उससे हमें क्या कराना है?
कि भाई अब तुझे सेम चार्ज फ्लो कराना है, सेम रेजिस्टर के थ्रू और सेम टाइम में। जो कौन करा रहा था? एसी करा रहा था। आई बात समझ? तो वो अमाउंट का डायरेक्ट करंट जो सारा मामला सेम सेट कर देगा, दैट अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट विल बी नोन एज व्हाट? द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी। क्लियर हुआ? ये सिर्फ एक कंसेप्ट था, ठीक है। फॉर्मूला अभी हम डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसकी कैलकुलेशन, कि भाई कैलकुलेट करके दो आप हमें, ठीक है। सो अब समझो कैलकुलेशंस क्या है बेटा, और कैलकुलेशन से पहले आप लोग एक बार फॉर्मूलाज जो है उन्हें ध्यान रख लीजिएगा। जब आप बात करते हैं बेटा एसी करंट की, तो वो कुछ इस तरीके से रहता है। यहां आ जाता है एम्पलीट्यूड और यहां आ जाता है समय, ये पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ। सो ये हो गया 0, ये हो गया T/2 और ये हो गया T। इसका मतलब अगर हम कहते हैं पॉजिटिव हाफ, हम क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव हाफ का मतलब हुआ 0 से T/2, ठीक है। पॉजिटिव हाफ 0 से T/2 के अंदर जो हमारा आई एवरेज होता है वो होता है +2I0/5, जिसमें कि जो ये I0 है, दिस इज नोन एज द मैक्सिमम करंट और पीक करंट और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ये तीनों चीजें हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ में कितनी वैल्यू होती है? +2I0/5, ठीक। अब हमने बात करी नेगेटिव हाफ। तो नेगेटिव हाफ का मतलब होता है T/2 से T, T/2 से T। अब नेगेटिव हाफ के अंदर जो हमारी आई एवरेज की वैल्यू है, इट इज -2I0/5। तो जो फॉर्मूलाज हैं एवरेज वैल्यू के वो ये हैं करंट में, कि भाई आई एवरेज फॉर द पॉजिटिव हाफ, I average for the positive half will be +2I0/5, for the negative half -2I0/5। और अगर हमने I एवरेज लिखा फॉर द टोटल साइकिल तो कितना हो जाएगा? 0। भाई दोनों को सम अप कर दो, तो कितना बन जाएगा हमारा? 0 बन जाएगा। और बिल्कुल ठीक इसी तरह से इन द सिमिलर वे आपको ध्यान रखना है बेटा, E एवरेज फॉर द पॉजिटिव हाफ, then E average for the negative half and E average for total. तो E average for the positive half, +2E0/pi. E average for the negative half, -2E0/pi, and E average total will becomes 0। तो ये फॉर्मूलाज हैं, बट एग्जाम में क्वेश्चन क्या है? इसे सॉल्व करके देना है, ठीक है। अब वो चॉइस रहेगी आपके हाथ में कि आप पॉजिटिव हाफ करते हो या फिर आप नेगेटिव हाफ करते हो। पहले बताओ, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट क्या था वो समझ आया? पहले चार्ज निकालेंगे एसी का और फिर उतना ही किससे लगवाएंगे? डीसी से, हाँ या ना? और टाइम क्या रखना है? या तो पॉजिटिव हाफ या फिर वो चॉइस है अपनी, ठीक है। तो कैसे करा जाएगा? अब कैलकुलेशंस को बहुत ध्यान से सीखेंगे बेटू। अच्छा, जो ऑनलाइन में कनेक्टेड है बेटा, रितेश, सपना, नेहा, दिवाकर, आप लोगों को क्लियर है बेटू यहां तक? यहां तक क्लियर है? रितेश क्लियर है बेटा? सपना क्लियर है बेटा? चलिए अब कैलकुलेशंस देखिए बेटा। सो हम लोग कर रहे हैं यहां पे एक्सप्रेशन फॉर
आई एवरेज। ठीक है, अब इसे करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने देखो वही स्टेप करने जो हमने कंसेप्ट समझते हुए करे। आपने पहले चार्ज जो कैलकुलेट करा, जो चार्ज देखा, वो एसी से या डीसी से? एसी से। तो हम पहले क्या करते हैं कि भाई जब सर्किट में एसी लगाएंगे तो कितना चार्ज फ्लो करा होगा वो पता कर लेते हैं। अब कैसे करेंगे देखो ध्यान से भाई, जनरल इक्वेशन ऑफ एसी हम लिखते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू बाय, भाई करंट होता है चार्ज बाय टाइम। अगर आपका डायरेक्ट करंट तो मैं लिखता क्यू बाई टी, बट हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है, टाइम के साथ साथ बदलता है, तो अब क्यू बाई टी नहीं, क्या लिखना पड़ेगा? डी क्यू बाय डी टी। हमने डी क्यू बाई डी टी लिख दिया, परंतु ध्यान से समझिएगा, हम जानते हैं एसी वोल्टेज इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, परंतु ई इक्वल टू व्हाट? आई आर। अगर रेजिस्टेंस की टर्म्स में देखें तो ई किसके बराबर? आई आर के। तो बेटा ई नॉट किसके बराबर? आई नॉट आर। हमने दोनों को रिप्लेस करा तो हमें मिला आई आर इज इक्वल टू, इसकी जगह कर दिया आई आर और इसकी जगह कर दिया आई नॉट आर। सो ये हो गया आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। भाई आर से आर हटा दो तो आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या आ गई? बेसिक रेजिस्टेंस के लिए, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए ये नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? रेजिस्टर। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारे पास जो थर्ड चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था उसके हिसाब से आई है डी क्यू बाई डी टी, पर और प्रिसाइजली जब हमने आगे आके पढ़ा तो वहां हमें ये कंसेप्ट मिले। तो अब कितना बना? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। भाई होने तो बराबर चाहिए, हाँ या ना? हमने दोनों को ही कंपेयर करके लिखने की कोशिश करी। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें कितना मिला? डी क्यू बाय डी टी, हमें मिला डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो हाँ या ना भाई? पक्का? dt को करते हैं शिफ्ट तो डी क्यू कितना हो गया? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब करते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन। अब जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट्स बहुत ध्यान से चलानी है। ये करा आपने डी क्यू इज इक्वल टू आई नॉट को करा बाहर, अंदर साइन ओमेगा टी। चॉइस अपने हाथ में है कि पॉजिटिव हाफ करना है या फिर नेगेटिव हाफ करना है। मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव हाफ, तो 0 टू चार्ज फॉर पॉजिटिव हाफ एंड टाइम 0 टू टी हाफ, ये लगा दिया। अगर अब हम इसे रिजॉल्व करें तो देखो, इसको सॉल्व करा तो सिंपली क्या हो गया? पॉजिटिव हाफ पे चार्ज इज इक्वल टू आई नॉट, बाबू साइन ओमेगा टी से कितना हो गया? साइन से माइनस कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी के डेरिवेटिव से डिवाइड ओमेगा एंड 0 टू टी बाय 2। भाई डिफरेंशिएट करते हैं तो फर्दर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, इंटीग्रेट है तो डिवाइड कर देते हैं। डन है यहां तक? अब मैंने माइनस और ओमेगा इन दोनों को बाहर कर लिया, यहां से नेगेटिव और ओमेगा को बाहर करा तो क्यू पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाय ओमेगा, और यहां से लिमिट्स एंटर, ओमेगा टी की जगह कितना करा बेटा? टी बाई टू एंड माइनस कॉस टी की जगह 0 तो कॉस 0। ये चीज बनेगी बहुत आराम से और ध्यान से। व्हाट इज ओमेगा टी? ओके चलो कोई बात नहीं। व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई बाई टी। देन व्हाट इज ओमेगा टी? एग्जाम में अगर इतना करने बैठ गए तो टाइम वेस्ट होगा, चीजों को ध्यान रखो, ठीक है। तो ओमेगा टी की जगह कौन आएगा?
2 पाई बाई 2, 2 कैंसिल एंड इट विल बी ओनली पाई। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी, cos 180, that is -1, and what is cos 0, it is 1, -1 will be -2, बाहर वाले नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमारे पास चार्ज पॉजिटिव हाफ ऑफ AC कितना बन गया, 2I0 बाय ओमेगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर। हमने जो पीछे कंसेप्ट पढ़ा, यहां पर हमने क्या कहा, सर्किट में रेजिस्टेंस, और हम क्या देखेंगे कि जो AC वोल्टेज से करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट ने कितना चार्ज फ्लो कराया, ये नोट करना था रीडिंग। तो ये रीडिंग हमारे पास कितनी आ गई बेटा, इट इज 2I0 बाय ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ। अब AC हटाया और AC हटा के क्या लगाया, DC लगाया। चलिए गौर से देखिएगा। अब बारी आती है DC की। तो अकॉर्डिंग टू द जनरल इक्वेशन ऑफ DC, व्हाट विल बी I, Q बाय T। भाई क्योंकि डायरेक्ट करंट कौन सा करंट है, जिसमें एम्पलीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं होते, तो इस वजह से Q बाय T। ऑल्टरनेटिंग में चेंजेस होते थे, तो इस वजह से DQ बाय DT। अब अगर यहां चेंजेस करे जाए बहुत ध्यान से, ये कौन सा करंट है, डायरेक्ट करंट। ये वाला चार्ज कौन ट्रेवल कराएगा, DC से, एंड टाइम इज द सेम, 0 से T हाफ था, तो 0 से T हाफ में टाइम कितना हो गया, T/2। हाँ या ना, बहुत आराम से। चार्ज कौन ट्रेवल कराएगा, DC, तो QDC हो गया। और वो अमाउंट का डायरेक्ट करंट जो सेम चार्ज ट्रेवल कराएगा, उसे क्या कहते हैं, एवरेज वैल्यू। इसका मतलब दिस डायरेक्ट करंट का अमाउंट इज बेसिकली व्हाट, द आई एवरेज वैल्यू। ये कौन होगा हमारा, ये होगा हमारा आई एवरेज। भाई T/2 को यहां ले आओ, T/2, लेट इट बी इक्वेशन नंबर Y। तो ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज किसके थ्रू आ गया, DC के थ्रू, एंड द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट जो वो सेम चार्ज फ्लो कराता है, उसे क्या कहते थे, एवरेज। तो डायरेक्ट करंट की जगह हमने क्या लगा दिया, एवरेज लगा दिया। परंतु कंसेप्ट ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ एवरेज और मीन वैल्यू, द चार्ज DC शुड बी इक्वल टू व्हाट, द चार्ज। कंसेप्ट तो ये कहता था, हम दोनों के चार्जेस निकाल चुके हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन X एंड Y, व्हाट इज द चार्ज ऑफ DC, ये रहा आई एवरेज T/2, और AC का कितना आया था, 2I0 बाय ओमेगा। ठीक है, इस 2 को यहां शिफ्ट करा, इस T को यहां लेकर के आए, तो कितना बना, आई एवरेज इज इक्वल टू 4I0 बाय, और अभी देखा था ना ओमेगा टी किसके बराबर है, अगर यहां 2 पाई करा तो 2 से ये कैंसिल कर लेगा एक, तो आई एवरेज कितना बन गया, 2I0 बाय, so this is the average value for पॉजिटिव हाफ। हमने टाइम कितना लिया है, 0 to T/2, तो ये वैल्यू किसके लिए आ गई, कितनी, 2I0 बाय पाई। जरा चेक करना, पॉजिटिव हाफ 0 to T/2 कितनी, 2I0 बाय पाई। समझ आया। तो ये पहला कंसेप्ट था हमारा, कौन सी वैल्यू, एवरेज वैल्यू। ठीक है, दो होती हैं, एक एवरेज और एक होती है रूट मीन स्क्वायर। एवरेज सॉर्ट आउट है, पूरी अच्छे से हो जाएगी, पक्का। सोल्यूशन क्लियर है बेटा। नाउ अगला पॉइंट हमारे पास जो आता है, इसको भी बेटा ध्यान से समझना।
वी कॉल इट एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। अब जैसे एवरेज वैल्यू या फिर उसको दूसरा नाम क्या दे दिया, मीन वैल्यू। बट यहां जो है ना हमारे पास ये आरएमएस, ठीक, इसका एक नाम और होता है बेटा, क्या कहते हैं, वर्चुअल वैल्यू। एक नाम और होता है, वी कॉल इट एज द इफेक्टिव वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू कहिए, वर्चुअल वैल्यू कहिए, या फिर इफेक्टिव वैल्यू कहिए, तीनों सेम चीजें हैं। ठीक है, पहले आप ट्राई करेंगे, कंसेप्ट में बताता हूं कि करना क्या है। जैसे पिछला केस था एवरेज वैल्यू, तो उसमें हमने क्या चीज कंपेयर करी थी, चार्ज। क्या करा था, चार्ज। बट अब चार्ज को हटाओ और चार्ज की जगह पर आपने वहां पर हीट का कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, चार्ज हटा करके क्या यूज करना है वहां पे, हीट। तो क्या कंसेप्ट मॉडिफाई होगा फिर आपका, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, केस नंबर 1 में क्या लगाएंगे, एक रेजिस्टर। रेजिस्टर के थ्रू क्या कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल सही, एसी वोल्टेज। कितनी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन, और यही ईएमएफ, यहां करंट कितना बनाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी पीछे देखा था हम लोगों ने, कोई डाउट, पक्की बात, श्योर हो। नाउ तो यहां कौन सा करंट फ्लो कर गया, एसी करंट फ्लो कर गया। भाई जब ऑल्टरनेटिंग करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, अभी हमने पहले ही कंसेप्ट में जब हम ट्रांसिएंट करंट की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि हमने जब कभी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कराया तो ये नहीं कहा कि एनर्जी स्टोर हो रही है, क्या कहा, एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो रही है। किसकी फॉर्म में, इसका मतलब ये ऑल्टरनेटिंग करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू क्या प्रोड्यूस कर देगा, हीट। हम फिर से तीन चीजों को नोटिफिकेशन में डाल लेंगे। ठीक है, कि भाई कितने रेजिस्टेंस के थ्रू कितनी हीट प्रोड्यूस की गई है, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है, और कितने टाइम। ठीक है, जैसे पहले क्या करा था हमने, कि कितने रेजिस्टेंस के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करा है कितने टाइम में। अब क्या करेंगे, भाई कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, चार्ज हटा के क्या करा, हीट करा। अब ये रीडिंग्स आ गई। अब तुरंत हम लोग क्या करेंगे बेटू, यहां पे नाउ केस नंबर 2, और केस नंबर 2 में सेम रेजिस्टेंस बट एसी हटाया और क्या लगा दिया बाबू, डीसी वोल्टेज लगा दी। तो भाई अब जो करंट फ्लो करेगा वो कौन सा करंट होगा, डीसी, डायरेक्ट करंट होगा। तो जी कंसेप्ट क्या बनता है, वो अमाउंट का डायरेक्ट करंट जो कि सेम रेजिस्टेंस में सेम अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करा देगा, और वो भी सेम टाइम में, जो कि कौन करा रहा था, एसी। So that amount of direct current will be known as what? The root mean square value, the virtual value, or the effective value. बोलो कुछ समझ में आया या नहीं, या सब बटन है इसमें। फिर ये जिस्म की अंधाधुंध नुमाइश क्यों कर रहे हैं, हमने भी तो बंद कर रखे हैं भाई। या हम ऐसे बटन खोल के, बीड़ू आज अपन लोग ऐसी पढ़ रहे हैं मामू, ए बाबू छपरी तेरे को समझ आया क्या, आ गया छपरी को देखो। क्लास में कुछ मतलब तरीका होता है? अब कैसे बैठ रहा बताओ, सारी नुमाइश करने के बाद ऐसे बैठ रहा।
खतरनाक बच्चे हैं भाई हमारे सब के सब, कम कोई नहीं है। निजस एक बात आदित्य सोचो, कल से क्लास में मैं ऐसे आ रहा हूं, ये मतलब बटन खुला हुआ है, कॉलर ऐसे चढ़े हुए हैं, आ जाओ भाई, मैं बेशर्मी का नंगा नाच थोड़ी करता हूँ तुम्हारी तरह है। ऐसे तो मैं कहीं मतलब बहुत ज्यादा कैजुअल हो गया, इतना कैजुअल हो गया तो मैं गोवा नहीं घूमा, ये बटन मेरा वहां भी बंद था बेटा है। गलत होती है चीज। वो देखो घबरा के कितनी दूर बैठे तुमसे, सोलियाल को भी डर लगने लगा था कि भाई आज ये मौसम में है। चलो आ जाओ यहाँ पे। तो अब हम लोग समझते हैं कंसेप्ट को। रूट में देखो उदय अब तक सो चुका था, अब ऐसी थोड़ी रोमांचक बातें हुई हैं, तब जाके भाई की आंख खुली है, तेरी अब मजा आ रहा है। लकी भाई आ जाओ। सो कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज द अमाउंट ऑफ कौन सा करंट, डायरेक्ट करंट, which will produce the same amount of heat in the same circuit and in the same time as it is produced by an AC। समझ आई बात, पक्का क्लियर है। तो बाबू यहां पर जो हमारे फॉर्मूलाज बनते हैं वो क्या होते हैं, IRMS इज I नॉट बाय √2, अभी कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है। और ERMS इज E नॉट बाय √2। बट क्वेश्चन क्या मिलेगा हमें, कि हमें ये चीज कैलकुलेट करके देनी है। कंसेप्ट समझ आया। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज को और ध्यान रखेंगे, ठीक। जैसे कि मान लीजिए अभी इस रूम के अंदर हम बात करें, तो इस रूम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सबके सब किस पर ऑपरेटेड है, AC वोल्टेज पर। और उनके पास जो AC वोल्टेज पहुंच रही है वो कितनी जा रही है, 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, ये चीज होगी। तो ये जो वोल्टेज जा रही है वहां पे 220 वोल्ट मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस हाउस होल्ड सर्किट में जो अभी AC वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, तो ये कौन सी होगी, मैक्सिमम वोल्टेज, एवरेज या RMS। तो ध्यान रखना है ये वोल्टेज कौन सी वाली होती है, RMS। जब तक क्वेश्चंस के अंदर हमें कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना दे दे वोल्टेज के बारे में और करंट के बारे में, तब तक हमेशा वो रीडिंग कौन सी लेनी है, ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल हमें बोला फलाना सर्किट है, ठीक है, इसमें ये चीजें लगी हुई हैं और हमने इसको AC वोल्टेज दी 210 वोल्ट की, सिर्फ इतना बोला, हमने इसको वोल्टेज दी 210 वोल्ट की, डन। तो इसका मतलब ये 210 वोल्ट कौन सी रीडिंग है, RMS रीडिंग है। ध्यान रहेगा सबको, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा बेटे। आदित्य समझ आ रहा है बेटा। चलिए अब हम करते हैं इसकी कैलकुलेशन पे बात, तो ध्यान से देखिएगा बेटू। सो कैलकुलेशन या एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन, अच्छा एक चीज और भाई, जैसे एवरेज वैल्यू थी ना, तो एवरेज वैल्यू में क्या था, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, 0 से T हाफ और या फिर T हाफ से T। यहां जब बात करेंगे तो कंप्लीट साइकिल है, 0 to T ऐसे चलना है। यहां पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ नहीं, रीजन है हमें हीट प्रोड्यूस, हीट की बात करनी है, रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस करानी है, तो वो कब होगी, जब कंप्लीट साइकिल ऑफ करंट वहां हो। तो कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या हो जाएगा, 0 से T। यहां पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ नहीं चलेगा, ठीक है। सो नाउ वी आर डूइंग एक्सप्रेशन फॉर IRMS। तो भाई सबसे पहले हम जो हीट कैलकुलेट करेंगे वो किसके लिए करेंगे, AC, और फिर उसे कंपेयर किसके साथ करेंगे, DC के साथ। तो बेटू ध्यान से समझना, भाई हम लोगों ने पढ़ा
द जूल्स लॉ ऑफ heating and says H is equal to I square RT. यही पढ़ा था, परंतु हम लोग किस तरह का करंट ले रहे हैं? एसी करंट। ठीक है, तो अब मैं इसे थोड़ा सा बदल के लिखूंगा। कैसे? DH स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, I स्क्वायर R इंस्टेंटेनियस होने की वजह से ऐसा कर रहे हैं, बट हम जानते हैं व्हाट इज दिस I, दिस इज I नॉट साइन, पीछे सॉल्व किया था ना हमने। अगर मैं I की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करूं तो मेरे पास DH कितना बना? I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी R। बोलो हाँ या ना, पक्का क्लियर है? श्योर हो भाई? इसे इंटीग्रेट दोनों तरफ, अभी देखिएगा जिससे पूछा जाए वही जवाब दीजिएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिला? DH इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R एंड अंदर कितना रह गया? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर एंड dt। कहां से कहां? जीरो से टोटल हीट एंड जीरो से ये चीज हुई। परंतु अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा था कि दो चीजें ध्यान रखेंगे बेटू हम। कितना मिलेगा? T/2। अगर हम लोग इसे रिप्लेस करें तो ये कितना हो गया? H, यहां से I नॉट स्क्वायर R एंड T/2। ये हीट किसके थ्रू प्रोड्यूस हुई? बोल हाँ या ना भाई, पक्की बात है। अब हमें किसके लिए कैलकुलेशंस करनी है और फिर दोनों को क्या कर देना है? कंपेयर। ठीक, नाउ अब हम बात करते हैं फॉर डीसी, अगेन द सेम चीज। ठीक, तो हीट को हम कितना लिखेंगे? I स्क्वायर RT। तो जरा ध्यान से, हीट किससे प्रोड्यूस करा रहे हैं? डीसी। भाई कौन सा करंट है? डायरेक्ट करंट। तो IDC स्क्वायर, सेम सर्किट एंड सेम टाइम। तो टाइम कितना था? 0 to T। तो 0 to T में टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास? लो भाई, सिस्टम हैंग होगा भाई इसका। अब बताओ ये किस वजह से हुआ है बेटा? EMF नहीं दे रहा, इससे दिलवा दे EMF। लो अब कैसे आ गया? इसने इसे देख लिया था, ठंडा पड़ गया था फिर। नाउ सो लिमिट्स कितनी? 0 से T। आदित्य घबरा मत भाई, मैं ड्यूअल नेचर नहीं हूं। 0 से T में कितना टाइम आएगा? लक्की सामने ध्यान दे। तो 0 से T में कितना टाइम आएगा? T। तो ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है डीसी से हो रही है। और बाबू व्हाट इज दिस अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट? इसे ही क्या कहा था? IRMS। इसका मतलब इक्वेशन क्या बनी? IRMS स्क्वायर, लेट इट बी इक्वेशन नंबर। पहले बताओ यहां तक का पॉइंट थोड़ा सा सॉर्ट आउट हुआ या नहीं? हमने हीट की कैलकुलेशन देखी किससे? एसी से। फिर हीट की इक्वेशन लिखी किसके लिए? डीसी के लिए। तो जब डीसी के लिए लिखी तो जो अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट है उसी को क्या कहते हैं? IRMS। हाँ या ना? तो जब सेम रेजिस्टेंस लिया है हमने और सेम टाइम, तो अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट को क्या लिख सकते थे? IRMS। रिप्लेस कर लिया। बट कंसेप्ट क्या कहता है? जितनी हीट डीसी की उतनी हीट, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। तो नाउ कंपेयरिंग 1 and 2, सॉरी कंपेयरिंग इक्वेशन x एंड y। बाबू बहुत ध्यान से, RT RT पूरा खत्म हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा? IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर बाय 2। So what will be IRMS? I नॉट बाय, बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। इतना मामला कर पाओगे?
तो आज केवल तुमने 4 पॉइंट पर चर्चा करी, और वो 4 पॉइंट कौन से? पहला, ट्रांसिएंट करंट। ठीक है भाई, ट्रांसिएंट करंट कौन है? जब कभी करंट को, कौन से करंट को? ऑल्टरनेटिंग करंट को। ऑल्टरनेटिंग करंट को हम कहां फ्लो कराएं? इंडक्टर या फिर कैपेसिटर में। तो उसे ग्रो करने में और डीके करने में समय लगेगा। उस समय उस करंट को क्या नाम दोगे? ट्रांसिएंट करंट। उस ऑल्टरनेटिंग करंट को क्या नाम दोगे? ट्रांसिएंट करंट। फिर दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि सर्किट में डीसी वोल्टेज है, बट उस डीसी वोल्टेज को लगाने के बाद तुम बात कर रहे हो एक इंस्टेंट पे, और या फिर बात कर रहे हो आफ्टर सम टाइम। तो इंस्टेंट पे वो डीसी किसकी तरह बिहेव करेगा? एसी की तरह। बट आफ्टर सम टाइम वो स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, तो वो प्रॉपरली डीसी बन जाएगा। बात समझ आई? फिर तीसरा पॉइंट क्या देखा? एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी, जिसमें कि क्या करना था? चार्ज कैलकुलेट करा एसी का और चार्ज कैलकुलेट करा डीसी का, दोनों को इक्वेट। लिमिट ध्यान रखनी है, इसमें पॉजिटिव हाफ भी चलता है। और फिर आखिरी क्या पड़ा? आरएमएस। आरएमएस में क्या करना है? हीट एसी की, हीट डीसी की। पर यह ध्यान रखें कि यहां कंप्लीट साइकिल, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ नहीं, कैसे? कंप्लीट साइकिल। और दोनों हीट को क्या कर देना है? कंपेयर। फॉर्मूलाज बन जाएंगे। कर सकते हैं इतना? कोई गड़बड़ तो नहीं? हो जाएगा यहां तक अच्छे से? आज यहां तक रखो। अगली क्लास में समझो ध्यान से, अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं? 3 चीजें। पूरा का पूरा रेजिस्टिव सर्किट में क्या बिहेवियर रहेगा कि अगर हमने करंट को सिर्फ कहां फ्लो कराया? रेजिस्टेंस में। और हर सर्किट में हमें 4 चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है? फिर हम पढ़ेंगे कि भाई अगर हमने इंडक्टर में कराया तो क्या होगा, और फिर पढ़ेंगे अगर कैपेसिटर में कराया तो क्या होगा। तो कौन कौन से सर्किट? पहला रेजिस्टिव, दूसरा इंडक्टिव, तीसरा कैपेसिटर। आई बात समझ? तो आपकी क्लास मंडे नहीं, संडे है, 4 से 5, जिसमें कि जो संडे क्लास रहेगी 4 से 5, जिसमें कि हम क्या करने वाले हैं? प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव। ये तीनों सर्किट्स को आराम से, ध्यान से, अच्छे से समझेंगे। क्लियर टू एवरीवन? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नहीं नहीं, मंडे तो होगी बेटा।